दोस्तों, आज का वाकया हमें पेशावर से करीम खान ने भेजा है। करीम खान पेशे से एक ट्रक ड्राइवर हैं और ये खौफनाक वाकया जो आज की कहानी में मैं आपको सुनाऊंगा, ये खुद करीम खान की आप बीती है। कहानी में आगे बढ़ने से पहले मेरी आप लोगों से दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बने बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए अपने कमरे की लाइट ऑफ करके अपने हेडफोन्स लगा लें और मेरे साथ सुने आज की ये खौफनाक कहानी। मेरा नाम करीम खान है और मेरा ताल्लुक़ पेशावर के एक नवाही गांव से है। मैं कोई पढ़ा लिखा आदमी नहीं हूँ कि आपको लच्छेदार ज़बान में कोई किस्सा सुनाऊँ। मैं एक ट्रक ड्राइवर हूँ और मेरी ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा सड़कों पर ही गुजरा है। ये जो बात मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ, ये कोई सुनी सुनाई दास्तान नहीं, बल्कि मेरे अपने जिस्म और रूह पर बीता हुआ एक ऐसा वाक़या है जिसकी याद आज भी सर्द रातों में मेरी नींद उड़ा देती है। तकरीबन 25 साल हो गए मुझे इस पेशे में। पाकिस्तान की शायद ही कोई ऐसी शाहरा होगी जिस पर मैंने रात न गुजारी हो। मेरी दुनिया इस ट्रक के केबिन तक ही महदूद है। 4 बच्चे हैं मेरे और एक बीवी जो हर सफ़र पर मेरी सलामती के लिए दुआ करती है। हम ड्राइवरों की ज़िंदगी इसी दुआ और पहिए के सहारे चलती है। ये सन 2007 की बात है। नवंबर का महीना अपने इख्तिताम की तरफ बढ़ रहा था और सर्दी ने पूरे इलाके को अपनी लपेट में ले लिया था। ऐसी ही एक यकबस्ता रात थी। मैं दिन भर की थकान के बाद घर लौटा था और बीवी के हाथ की बनी गर्मा गर्म रोटी खाकर लिहाफ में दबका ही था कि मेरे मोबाइल की घंटी बजी। रात के कोई 8 साढ़े 8 बजे होंगे। दूसरी तरफ मेरे सेठ थे। उनकी आवाज़ में एक ऐसी जल्दी थी जो मैंने पहले कभी महसूस नहीं की थी। कहने लगे, करीम खान, जहाँ हो वहीं से फ़ौरन अड्डे पहुँचो। एक इंतहाई ज़रूरी काम है। कुछ मशीनरी का सामान है जो कराची की एक फैक्ट्री पहुँचाना है और हर हाल में कल सुबह तक पहुंचाना है, वरना लाखों का नुकसान हो जाएगा। काम के मामले में मैं हमेशा से ही जिम्मेदार रहा हूँ। शायद इसी वजह से सेठ साहब ऐसे अचानक और अहम कामों के लिए मुझ पर ही भरोसा करते थे। मैंने अल्लाह का नाम लिया, गर्म कपड़े पहने, बीवी को तसल्ली दी कि फ़िक्र न करे और घर से निकल पड़ा। अड्डे पर पहुंचकर सामान लादने और सारे कागजी काम मुकम्मल करने में रात के 10 बज गए। आम तौर पर इतने लंबे सफ़र पर मेरे साथ कोई क्लीनर या दूसरा साथी होता है, लेकिन उस रात काम ही इतनी जल्दी में आया था कि कोई और बंदा मौजूद नहीं था। सब पहले ही अपने अपने कामों पर निकल चुके थे। मुझे अकेले ही इस लंबे सफ़र पर रवाना होना पड़ा। खैर, मैंने ट्रक का इंजन स्टार्ट किया और कराची की सिमत चल पड़ा। पेशावर से कराची का फासला कोई 1500 किलोमीटर से ज़्यादा ही बनता है। मुझे ये सफ़र हर हाल में 18 से 20 घंटों में मुकम्मल करना था, जो कि एक मुश्किल काम था, लेकिन मजबूरी थी। रात का अंधेरा गहरा हो रहा था और सड़क पर ट्रैफिक भी न होने के बराबर थी। मैं अपनी ही सोचों में गुम ट्रक चलाता रहा। हाईवे पर मेरे ट्रक की रोशनी के अलावा दूर दूर तक घुप अंधेरा था। एक अजीब सी खामोशी थी, ऐसी खामोशी जो कभी कभी शोर से ज़्यादा खौफनाक लगती है। कभी कभी कोई खरगोश या लूमड़ी सड़क पार करती तो एक लम्हे को दिल धक से रह जाता। मैं अभी शहर से कोई 100-125 किलोमीटर ही दूर निकला था कि मुझे सड़क के किनारे एक बुजुर्ग आदमी हाथ हिलाता नजर आया। उसने सफ़ेद कपड़े पहन रखे थे और उसकी लंबी सफ़ेद दाढ़ी थी। रात के इस पहर इस वीराने में उसे देखकर मुझे हैरत हुई। मैंने सोचा शायद कोई मुसाफिर है जिसकी गाड़ी ख़राब हो गई है। मैंने ट्रक आहिस्ता करके उसके पास रोका। उसने खिड़की के पास आकर कहा, बेटा, आगे एक कस्बा है, मुझे वहाँ तक छोड़ दोगे? उसकी आवाज़ में एक अजीब सी थकान थी। मैंने सोचा नेकी का काम है और दरवाज़ा खोल दिया। वह मेरे साथ केबिन में बैठ गया। वो बुज़ुर्ग बहुत खामोश तबीयत थे। मैंने उनसे बात करने की कोशिश की। पूछा कि बाबा जी, इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हैं? तो उन्होंने बस इतना कहा, सफ़र लंबा है, मुसाफिर हूँ, भटक गया था। उनकी आंखें अजीब थीं, जैसे उनमें कोई गहरा राज छिपा हो। कुछ देर बाद वो बोले, बेटा, जल्दी में हो क्या? मैंने कहा, जी बाबा, सुबह तक कराची पहुंचना है। ये सुनकर वो मुस्कुराए, एक ऐसी मुस्कुराहट जिसमें हमदर्दी कम और अफसोस ज़्यादा था। कहने लगे, जल्दी का काम शैतान का होता है। लंबे रास्तों पर जल्दबाजी करने वाले अक्सर भटक जाते हैं। सीधे रास्ते पर ही रहना, किसी कच्चे रास्ते पर मत उतरना, वरना मंजिल खोटी हो जाएगी। ये कहकर वो खामोश हो गए। उनकी बात मेरे दिल में खप गई। कुछ देर बाद वो कस्बा आ गया जिसका उन्होंने जिक्र किया था। वो उतर गए और अंधेरे में गुम हो गए। मैंने दोबारा सफ़र शुरू किया,
लेकिन उन बाबा जी की बातें मेरे दिमाग में घूम रही थीं। घड़ी देखी तो रात के 12:30 बज रहे थे। अचानक मेरे जहन में एक ख्याल बिजली की तरह कौंधा, अरे मैंने डीजल तो भरवाया ही नहीं। ये ख्याल आते ही मेरे माथे पर पसीना आ गया। इस सुनसान सड़क पर डीजल खत्म होने का मतलब था कयामत। मुझे कुछ याद पड़ा कि आगे चंद किलोमीटर के फासले पर एक पेट्रोल पंप है। मैंने दिल ही दिल में दुआ की कि अल्लाह करे वो खुला हो। कुछ मिनट की ड्राइविंग के बाद मुझे सड़क के बाईं तरफ कुछ मध्यम सी रोशनियां नजर आईं। मेरी जान में जान आई। करीब पहुंचा तो वो वाकई एक पेट्रोल पंप था। मैंने ट्रक एक तरफ लगाया और डीजल भरवाने के लिए नीचे उतरा। पंप पर अमले के 2 आदमी थे जो एक छोटे से केबिन में हीटर के पास दबके बैठे थे। मैंने उनसे टैंक फिल करने को कहा तो उनमें से एक ने बड़े अफसोस से कहा, खान साहब अभी डीजल नहीं है, हमारा टैंकर खत्म हो गया है, दूसरा आने वाला है पर उसमें कम से कम 1.5-2 घंटे लगेंगे। ये सुनकर मेरा सर चकरा गया। मेरे पास इंतज़ार के अलावा कोई रास्ता नहीं था। मैंने ट्रक को एक कोने में खड़ा किया और उनके केबिन में चला गया ताकि सर्दी से बच सकूं। मैंने बातों बातों में उनसे पूछा कि आगे का रास्ता कैसा है और क्या कोई शॉर्टकट भी है। मेरी बात सुनकर उनमें से एक जो उम्र में बड़ा था उसने मुझे गौर से देखा और बोला, खान साहब एक रास्ता तो है, बाईं तरफ एक कच्ची सड़क उतरती है जो आपके 50-60 किलोमीटर बचा सकती है, लेकिन हम तो यही कहेंगे कि उस रास्ते पर मत जाना। मैंने वजह पूछी तो वो बोला, वो रास्ता ठीक नहीं, कहते हैं वहाँ एक पुरानी उजड़ी हुई बस्ती है, जो भी रात को वहाँ से गुजरा है उसके साथ अच्छा नहीं हुआ, वो रास्ता मुसाफिरों को खा जाता है। उसकी बात सुनकर दूसरे नौजवान ने उसे कोहनी मारी जैसे कह रहा हो कि चुप कर जाओ। खैर डीजल का टैंकर पहुंचा और सारे मराहिल से गुजरते हुए जब मैं वहां से फारिग हुआ तो रात के 3 बज चुके थे। मैंने उनका शुक्रिया अदा किया और दोबारा सफ़र शुरू किया। मैं अभी थोड़ा ही आगे बढ़ा था कि मुझे बाईं तरफ मुड़ता हुआ वही कच्चा रास्ता नजर आया। उसके शुरू में एक पुराना झंग आलूदा बोर्ड भी लगा था जिस पर किसी गांव का नाम इतना मिट चुका था कि पढ़ा नहीं जा रहा था। मेरे जहन में पंप वाले और उस बुजुर्ग की बातें गूंजने लगीं, लेकिन दूसरी तरफ सुबह तक कराची पहुंचने का दबाव था। मैंने खुद को तसल्ली दी कि ये सब वहम की बातें हैं, पुराने लोग ऐसी कहानियां बनाते रहते हैं। ये सोचकर मैंने ट्रक उस कच्चे रास्ते पर डाल दिया। इस रास्ते पर आते ही माहौल यकसर बदल गया। यहाँ हाईवे से भी ज़्यादा गहरा सन्नाटा और वहशत थी। रात के 4 बजने वाले थे। चारों तरफ धुंध और खामोशी का राज था। ट्रक की हेडलाइट्स जहाँ तक जाती वहाँ तक मिट्टी के बने हुए पुराने टूटे फूटे घर नजर आते। ऐसा लगता था जैसे ये कोई उजड़ी हुई बस्ती हो जहाँ के मकीन सब कुछ छोड़ छाड़ कर कहीं चले गए हों। मुझे ऐसा महसूस होने लगा जैसे कोई मुझे देख रहा है, जैसे उन वीरान घरों की काली खिड़कियों से कोई आंखें मुझ पर जमी हों। मैं इसी रास्ते पर चलता जा रहा था कि मुझे एक झोंपड़ी नुमा जगह नजर आई। उसकी कोई दीवार नहीं थी, बस कुछ लकड़ियों के सहारे एक टूटी फूटी छत खड़ी थी। मेरे जहन में आया कि फज्र का वक़्त करीब है, क्यों ना मैं ईशा की नमाज अदा कर लूं। ये सोचकर मैंने ट्रक रोका, उसकी हेडलाइट्स जलती छोड़ दी ताकि रोशनी रहे और केबिन से वजू के लिए पानी की बोतल और जाए नमाज निकाली। ठंड से मेरे हाथ पांव सुन्न हो रहे थे। वजू करके मैं जाए नमाज लेकर उस झोंपड़ी की तरफ बढ़ा। जगह साफ थी। मैंने नियत बांधी और नमाज शुरू कर दी। मैं अभी क़याम में ही था कि मुझे अपनी आंखों के कोने से महसूस हुआ जैसे कोई साया ट्रक की रोशनी के सामने से गुजरा है। उसकी एक हल्की सी परछाई झोंपड़ी की टूटी दीवार पर पड़ी थी। पहले तो मैंने उसे अपना वहम समझा और नमाज पर ध्यान देने की कोशिश की, लेकिन जब मैं दूसरी रकत के लिए उठा तो वही परछाई दोबारा नजर आई। इस बार वो पहले से ज्यादा वाज़ह थी। एक लंबे पतले इंसान का साया जो गैर फितरी तेजी से हरकत कर रहा था। मेरा दिल धक से रह गया। इस वीराने में इस वक्त कौन हो सकता था? खौफ के मारे मेरे मुंह से कुरान की आयत की आवाज़ खुद ब खुद बुलंद हो गई। मैंने ऊंची आवाज़ में तिलावत शुरू कर दी। मेरी आवाज़ बुलंद होते ही वो साया ऐसे पीछे हटा जैसे उसे कोई तकलीफ पहुंची हो और फिर धुआं बनकर हवा में गायब हो गया। मैंने जल्दी जल्दी नमाज मुकम्मल की। सलाम फिरते ही मेरे जिस्म में खौफ की एक सर्द लहर दौड़ गई। मैंने उठकर चारों तरफ देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। मैंने हिम्मत करके आवाज़ लगाई, कौन है यहाँ? लेकिन मेरी आवाज़ उस वीराने में गूंज कर रह गई। अब मेरा वहाँ एक पल भी रुकना मुश्किल हो गया था। मैंने तेज़ी से जाए नमाज लपेटी और ट्रक की तरफ भागा। मैं जैसे ही ट्रक का दरवाज़ा खोलने लगा, मुझे अपने बिल्कुल पीछे अपनी गर्दन के पास
किसी की सरगोशी सुनाई दी, एक ऐसी ठंडी और भारी आवाज़ जो शायद किसी इंसान की नहीं हो सकती थी। उस आवाज़ के साथ ही एक बर्फीला झोंका मेरे कानों से टकराया। कोई कह रहा था, तुम यहाँ क्यों आए? यहाँ से चले जाओ, फौरन चले जाओ। ये सुनते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मेरा खून रगों में जैसे जम सा गया। मैंने हिम्मत करके बेसाख्ता पीछे मुड़कर देखा और जो मंजर मेरी आंखों के सामने था उसने मेरी रूह को ललचा कर रख दिया। मैंने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, मेरी आंखें खौफ से फैल गईं। उस झोंपड़ी के सामने कुछ फासले पर झाड़ियाँ थीं और उन झाड़ियों की तरफ चंद इंसानी हयूले जा रहे थे। वो सब के सब सफ़ेद पुराने तर्ज के कपड़ों में थे, लेकिन उनके लिबास जगह जगह से खून में भीगे हुए थे। उनके चेहरे अंधेरे की वजह से साफ नज़र नहीं आ रहे थे, लेकिन उनकी चाल गैर फितरी थी। वो जख्मियों की तरह लड़खड़ाते हुए उन झाड़ियों में एक एक करके गायब हो रहे थे। ये मंजर इतना गैर मुतवक्के और हौलनाक था कि एक लम्हे के लिए मेरा दिमाग माउफ हो गया और जिस्म ने हरकत करना छोड़ दिया। ऐसा लगा जैसे मेरे पाँव ज़मीन में धंस गए हों। मैंने मज़ीद एक लम्हा भी वहाँ रुकना मुनासिब न समझा और पूरी ताकत से खुद को ट्रक के कैबिन में धकेला। दरवाज़ा ज़ोर से बंद किया और कांपते हाथों से चाबी इग्निशन में डालकर घुमाई। 1, 2, 3 बार कोशिश की, लेकिन इंजन से कोई आवाज़ नहीं आई। फिर एक अजीब बात हुई। जैसे ही मैंने चौथी बार चाबी घुमाई, ट्रक की हेडलाइट्स एक झटके के साथ बंद हो गईं और कैबिन में मुकम्मल अंधेरा छा गया। रेडियो जो हल्की आवाज़ में चल रहा था, उससे अचानक तेज़ खरखराहट की आवाज़ आई और फिर वो भी खामोश हो गया। अब ट्रक एक बेजान लोहे का ढांचा लग रहा था। मैंने दोबारा हेडलाइट्स जलाने की कोशिश की। वो सिर्फ 1 सेकंड के लिए जलीं और उनकी रोशनी में मैंने देखा कि उनमें से एक हयूला अब ट्रक के बिल्कुल सामने खड़ा मुझे घूर रहा था। इससे पहले कि मैं उसका चेहरा देख पाता, लाइट्स फिर से बुझ गईं। अब मेरा खौफ अपनी इंतहा को छू रहा था। मैं उस वीरान आसिफ ज़ादा बस्ती में उन परअसरार वजूदों के बीचों बीच फंस चुका था। मैं बुरी तरह फंस चुका था। कुछ देर बाद मैंने हिम्मत जमा की और फैसला किया कि नीचे उतरकर देखना पड़ेगा कि इंजन में क्या मसला है। मैंने अल्लाह का नाम लेकर दरवाज़ा खोला और नीचे उतरा। जैसे ही मेरे पाँव ज़मीन पर लगे, मुझे अपने चारों तरफ से हंसने की आवाज़ें आने लगीं। ये कोई आम हंसी नहीं थी। ये ऐसी भयानक और दिल दहला देने वाली हंसी थी जैसे कोई शदीद तकलीफ़ में मुब्तला होकर कह लगा रहा हो। आवाज़ें हर तरफ से आ रही थीं, कभी दाएं से, कभी बाएं से, और कभी ऐसा लगता जैसे कोई ट्रक की छत पर बैठा मेरा मजाक उड़ा रहा हो। मैंने जल्दी से ट्रक का बोनट उठाया और इंजन को देखने लगा। मैंने टॉर्च की रोशनी में देखा तो मेरे होश उड़ गए। बैटरी का एक मोटा तार ऐसे साफ कटा हुआ था जैसे किसी ने तेज छुरी से काटा हो। ये नामुमकिन था। ट्रक यहाँ आने तक बिल्कुल ठीक था। ये कोई हादसा नहीं था, ये एक जाल था। अभी मैं ये सोच ही रहा था कि मुझे वही सफ़ेद कपड़ों वाले साए दोबारा नजर आए। इस बार वो झाड़ियों से निकलकर सीधा मेरी तरफ आ रहे थे। ज्यों-ज्यों वो करीब आते गए, उनकी शक्लें वाज़ेह होती गईं। या अल्लाह, वो क्या भयानक चेहरे थे। आंखों की जगह गहरे स्याह गड्ढे थे। चेहरों से गोश्त लटक रहा था और उनसे ताज़ा खून रिस रहा था। उनके सफ़ेद कपड़ों पर खून के धब्बे पहले से ज़्यादा गहरे लग रहे थे। मैं नहीं जानता था कि वो क्या थे, जिन्नात थे, भूत थे या कोई और मखलूका, लेकिन एक बात साफ थी कि उनकी नीयत ठीक नहीं थी। मैं वहाँ साखित खड़ा था, जैसे किसी ने मुझे जकड़ लिया हो। मैं भागना चाहता था, चीखना चाहता था, लेकिन मेरी ज़बान और मेरे पैरों ने मेरा साथ छोड़ दिया था। देखते ही देखते उन सब ने मेरे इर्द गिर्द एक दायरा बना लिया। वो बिल्कुल खामोश थे, लेकिन उनकी खामोशी किसी चीख से ज़्यादा खौफनाक थी। फिर उन सब ने एक साथ एक अजीब मातमी धुन गुनगुनाना शुरू कर दी। वो दायरा तंग करते हुए आहिस्ता आहिस्ता मेरी तरफ बढ़ने लगे। अब मेरे और उनके दरमियान सिर्फ चंद कदमों का फासला बाकी था। उनमें से एक, जो शायद उनका सरदार था, बाकियों से एक कदम आगे बढ़ा। ये वही था जिसे मैंने ट्रक के सामने देखा था। उसने अपना एक हाथ मेरी तरफ बढ़ाया। उसके नाखून लंबे और काले थे और उसकी उंगलियों से खून टपक रहा था। उसने एक ऐसी आवाज़ में बात की जो पत्थरों के रगड़ने जैसी थी। तुम भी अब हमारे साथ रहोगे, इस बस्ती से कोई वापस नहीं जाता। मुझे अपनी ज़िंदगी ख़त्म होती हुई नज़र आ रही थी। मुझे अपने बीवी बच्चे, अपना घर, सब याद आ रहा था। मुझे यकीन हो चला था कि ये मेरी ज़िंदगी की आखिरी रात है
اور میرا سفر آج اسی ویران بستی میں ختم ہو جائے گا۔ میں نے آنکھیں بند کر لیں اور دل ہی دل میں آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی۔ جیسے ہی کلمہ کے الفاظ میرے دل سے نکلے، ایک ناقابل یقین واقعہ ہوا۔ ان تمام ہیولوں نے ایک ساتھ ایک دل خراش چیخ ماری، ایسی چیخ جیسے ہزاروں لوگ ایک ساتھ تکلیف سے چلا رہے ہوں۔ ان کے جسم کانپنے لگے اور پھر وہ ایک ایک کر کے سیاہ دھوئیں میں تبدیل ہو کر ہوا میں تحلیل ہو گئے۔ چند ہی لمحوں میں وہاں میرے اور میرے ٹرک کے سوا کچھ نہیں تھا۔ وہ بھیانک گنگناہٹ اور سڑاند بھی ختم ہو چکی تھی۔ میں چند لمحے آنکھیں بند کیے وہیں کھڑا کانپتا رہا۔ جب کوئی آہٹ محسوس نہ ہوئی تو میں نے ڈرتے ڈرتے آنکھیں کھولیں۔ میں نے بھاگ کر ٹرک میں جا بیٹھا۔ اس بار جب میں نے چابی گھمائی تو ٹرک کا انجن ایک دھماکے سے سٹارٹ ہو گیا اور ہیڈ لائٹس پوری طاقت سے جل اٹھیں۔ میں نے ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کیا، سفر کی دعا پڑھی اور ٹرک کو اتنی تیزی سے بھگایا جتنی مجھ میں ہمت تھی۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھنے کی جرت تک نہیں کی، بس سامنے دیکھتا رہا، اس امید میں کہ یہ منحوس بستی جلد ختم ہو جائے۔ کچھ دیر کی وحشت ناک ڈرائیونگ کے بعد مجھے دور ہائی وے کی روشنیاں نظر آنے لگیں اور تب جا کر میری سانس میں سانس آئی۔ جب میں واپس ہائی وے پر چڑھا تب تک آسمان پر صبح کی سفیدی پھیل رہی تھی اور فجر کی اذانوں کی آوازیں گونج رہی تھیں۔ میں نے ایک ہوٹل کے پاس ٹرک روکا، نماز پڑھی اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا جس نے مجھے اس خوفناک رات سے زندہ سلامت نکالا۔ اگلے دن جب میں سامان لے کر کراچی پہنچا تو کافی دیر ہو چکی تھی۔ وہاں کے سیٹھ نے جب مجھ سے تاخیر کی وجہ پوچھی تو میں نے ہچکچاتے ہوئے انہیں رات کی ساری آپ بیتی سنا دی۔ میری بات سن کر ان کے چہرے پر بھی سنجیدگی چھا گئی۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ راستہ واقعی میں آصف زادہ ہے۔ برسوں پہلے وہاں ایک گاؤں آباد تھا، لیکن پھر کسی وبا میں وہاں کے سارے لوگ ایک ہی رات میں مر گئے تھے۔ کچھ کہتے ہیں کہ ایک مسافر بس کا وہاں بھیانک ایکسیڈنٹ ہوا تھا اور کوئی بھی زندہ نہیں بچا تھا۔ تب سے وہ جگہ ویران ہے اور جو بھی رات کو اس شارٹ کٹ سے گزرنے کی کوشش کرتا ہے وہ یا تو غائب ہو جاتا ہے یا پھر اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی ہولناک واقعہ پیش آتا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ کچھ مہینوں پہلے بھی ایک ڈرائیور اسی راستے پر گیا تھا۔ اس کا ٹرک تو مل گیا تھا لیکن وہ خود آج تک نہیں ملا۔ یہ سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ مجھے وہ بزرگ یاد آئے جو مجھے سڑک پر ملے تھے۔ کیا وہ کوئی فرشتہ تھے جو مجھے خبردار کرنے آئے تھے یا کوئی اور بھلی روح؟ میں آج تک یہ نہیں جان سکا، لیکن ایک بات میں نے سیکھ لی، زندگی میں کبھی کوئی شارٹ کٹ نہیں لینا چاہیے، چاہے منزل پر پہنچنے میں کتنی ہی دیر کیوں نہ ہو جائے۔ دیر سے پہنچنا کبھی نہ پہنچنے سے 1000 گنا بہتر ہے۔ اس واقعے کے بعد میں نے کئی بار لمبے سفر کیے لیکن اس راستے کی طرف مڑ کر بھی نہیں دیکھا۔ وہ رات میری یادداشت پر ہمیشہ کے لیے نقش ہو کر رہ گئی ہے۔